जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंडिया जीएस में। आज के वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 3 के बारे में। तो चलिए समझते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या वर्णित है। तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया। किसका? मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया। इसमें टोटल अनुच्छेद 12 से 35 तक का है। ठीक है, इसमें कितना अनुच्छेद है? तो 12 से 35 तक का इसमें अनुच्छेद है। देखिए, मौलिक अधिकार जो है इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखिए, मौलिक अधिकार को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं। देखिए, भारत का अधिकार पत्र इसे क्यों कह सकते हैं? भारत के नागरिकों को भारतीय संविधान द्वारा कुछ अधिकार दिया गया है। ठीक है, उसे अपनी जीवन जीने के लिए कुछ क्या है, उसको मूल अधिकार दिया गया है। तो जब भारत के नागरिकों को अधिकार मिलता है तो क्या होता है, एक प्रकार से समझ सकते हैं कि उसको भारत को अधिकार मिला है, यानी कि उसी को हम क्या कह सकते हैं, भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। देखिए, अब क्या होता है, मौलिक अधिकार जब हमें प्राप्त होती है तो कुछ इसमें क्या है, कुछ मौलिक अधिकार से दूसरे मौलिक अधिकार का क्या होता है, हनन होता है। तो जब एक मौलिक अधिकार से दूसरे मौलिक अधिकार को हनन होता है तो उसमें क्या है, हम संशोधित कर सकते हैं। यानी आपको अगर पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि मौलिक अधिकार का संशोधन हो सकता है कि नहीं, तो मौलिक अधिकार का संशोधन हो सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक है, यानी मौलिक अधिकार का संशोधन हो सकता है। ठीक है, इसका मूल ढांचा बनाए हुए रखते हुए क्या है, इसमें मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है। देखिए, अब बात करने वाले हैं हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाती है तो क्या होता है, इसमें 20 और 21 को छोड़कर, यानी कि 20 और 21 में जो मौलिक अधिकार है उसे छोड़ करके और सभी मौलिक अधिकार क्या है, निलंबित हो जाते हैं। यानी कि उसे राष्ट्रपति द्वारा क्या है, कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिया जाता है। और आपको 20 और 21 ये क्या है, ये एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो आपको सभी, यानी कि आपातकाल भी रहेगा तो क्या है, ये आपको प्राप्त होगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल जब 352 के तहत लगती है तो 20 और 21 को छोड़ करके और सभी मौलिक अधिकार क्या है, राष्ट्रपति द्वारा निलंबित कर दिए जाते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल में कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता, तो 20 और 21। चलिए अब समझते हैं कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। अब देखिए, मौलिक अधिकार भी कितने प्रकार के थे मूल संविधान में? 7 प्रकार के। कितने प्रकार के थे? 7 प्रकार के। यानी मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। पहला था समता या समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक और उपचार का अधिकार, और एक 7वां क्या था, संपत्ति का अधिकार। क्या था? संपत्ति का अधिकार। देखिए, संपत्ति का अधिकार को क्या हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या है, इसे हटा करके कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। यानी 44वां संविधान संशोधन जब हुआ 1978 में, तो संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया, इसको मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार में डाल दिया गया 300 का के तहत। अनुच्छेद कितने के तहत? 300 का के तहत। ठीक है, तो चलिए अब वर्तमान में कितने बचे? अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार बचे। तो हम लोग बारी बारी से 6 मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। और हम आज इस वीडियो में 12 से 21 तक का ही मौलिक क्या है, अनुच्छेद को क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे तक का अनुच्छेद भी क्लियर करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि समता या समानता का अधिकार क्या होता है। देखिए, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया। अनुच्छेद 14 से 18 तक जितना भी वर्णित है क्या है, सभी में क्या है, विधि के समझ समानता से ही कुछ ना कुछ रिलेटेड है। तो समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक वर्णित है, तो अनुच्छेद 19 से 22 तक। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक का, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक का वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा का संबंधी अधिकार 29 से 30 तक वर्णित है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ तक वर्णित है, अनुच्छेद 32 में वर्णित है। तो देखिए, जब आप इसको याद रख पाइएगा तो आप समझ पाइएगा कि कौन सा अनुच्छेद में क्या वर्णित है।
अब देखिए 19 से 22 तक जितना भी अनुच्छेद है क्या है, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार ही वर्णित रहेगा, यानी स्वतंत्रता से ही क्या है इसमें रिलेटेड रहेगा। समता या समानता का अधिकार क्या है, अनुच्छेद 14 से 18 तक इसमें क्या है, समता या समानता का ही क्या है वर्णित है। तो इस प्रकार आपको क्या है संविधान को समझने में क्या हो परेशानी नहीं होगी। तो चलिए समझते हैं 14 से 21 तक का अनुच्छेद। तो इसको मिटाते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मिटाते हैं। तो चलिए समझते हैं अनुच्छेद 18 के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 18 में, ठीक है। अनुच्छेद 18 में क्या वर्णित है, अनुच्छेद हम लोग 14 से चलेंगे, इससे पहले हम लोग 12 और 13 को देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 12 में क्या है, ठीक है, इधर हम अनुच्छेद लिखेंगे अनुच्छेद 12। तो देखिए अनुच्छेद 12 में क्या वर्णित है, अनुच्छेद 12 में यह वर्णित है, यानी मौलिक अधिकार की परिभाषा से संबंधित इसमें तथ्य वर्णित है, ठीक है। मौलिक अधिकार का परिभाषा क्या वर्णित है इसमें, मौलिक अधिकार का परिभाषा। अनुच्छेद 12 में क्या है आपका मौलिक अधिकार का परिभाषा, यानी कि आप मौलिक अधिकार को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, इसका वर्णन आपको किस में है, अनुच्छेद 12 में। देखिए अब हम लोग अनुच्छेद 13 की बात करते हैं। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि मौलिक अधिकार, यानी अभी जो हम बात किए हैं, ठीक है, कि एक मौलिक अधिकार से दूसरा मौलिक अधिकार का हनन होता है तो क्या है, इसे 368 के तहत संशोधन कर सकता है, यानी क्या है इसमें अल्पीकरण, ठीक है। मौलिक अधिकार का हनन होने पर या मौलिक अधिकार में संशोधन, मौलिक अधिकार में 368 के तहत संशोधन, ठीक है। 12 में क्या आ गया, मौलिक अधिकार का परिभाषा आ गया। 13 में आ गया आपको मौलिक अधिकार में 368 के तहत क्या है, आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। अब देखिए अभी बात की है 14 से लेकर के, कहाँ था 14 से लेकर के 18 तक के आपको समता का अधिकार। तो चलिए 14 के अनुच्छेद 14 के बारे में जानते हैं। 14 में क्या है, विधि के समझ समानता। अब देखिए इसको समझिएगा, विधि के समझ समानता, समझ समानता। तो देखिए विधि के समझ समानता का मतलब हुआ कि हर एक नागरिक को, ठीक है, कानून के द्वारा या संविधान के द्वारा सभी को क्या है बराबर दृष्टिकोण से देखा जाएगा। आप क्या कह सकते हैं, इसको बराबर दृष्टिकोण से देखा जाएगा। कानून में इसके तहत क्या है, कानून के नज़र में हर एक व्यक्ति क्या है समान है, यानी कि इसको कह सकते हैं आप कि विधि के समझ समानता, यानी कि कानून के नज़र में सभी क्या है बराबर है। जिसके लिए भी कानून है सभी के लिए बराबर है, इसमें अमीर गरीब कुछ नहीं देखा जाएगा, प्रधानमंत्री या फिर अन्य कोई अधिकारी हो या अनधिकारी हो, ठीक है, कोई साधारण व्यक्ति हो या कोई अमीर व्यक्ति हो, इसमें कानून कोई भेदभाव नहीं करेगी, ठीक है। अपराध के लिए सभी को क्या है बराबर दंड देगी, यानी इसमें इसके अंतर्गत क्या आता है, विधि के समझ समानता, यानी कि कानून के नज़र में सभी समान है और सभी को समान दंड दिया जाएगा या फिर सभी को समान अवसर दिया जाएगा, ठीक है। इसके ठीक है विधि के समझ समानता। अब हम लोग बात करेंगे 15 में। 15 में क्या है, 15 में आप इसको कह सकते हैं धर्म नस्ल जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। धर्म नस्ल जाति लिंग या जन्म स्थान, ठीक है, लिंग जन्म स्थान के आधार पर ठीक है भेदभाव निषेध। तो देखिए अनुच्छेद 15 को क्या कह रहा है, यानी 15 में क्या वर्णित है, किसी भी व्यक्ति को धर्म पर आप क्या है उसमें भेदभाव नहीं कर सकते हैं, नस्ल पर के आधार पर क्या है उसमें भेदभाव नहीं कर सकते हैं, जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर क्या है भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए काले गोरे पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, अमीर गरीब पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने पर क्या है ये कानूनी क्या है
कानूनी दंडित किए जा सकते हैं, ठीक है, यानी कि कानूनी अपराध है। तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर क्या है, आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग अनुच्छेद 16 को समझेंगे। देखिए 16 में क्या वर्णित है, लोक नियोजन, लोक नियोजन, लोक नियोजन, लोक नियोजन के अवसर पर समानता, लोक नियोजन के अवसर पर समानता, अवसर पर समानता। देखिए लोक नियोजन क्या होता है, नियोजन का मतलब होता है जब आप नौकरी करते हैं या आपको नौकरी मिलती है तो क्या है, सभी को जब नौकरी का मतलब क्या होता है, अवसर मिलता है, ठीक है, या आपको कह सकते हैं कि नौकरी का जब आपको मौका मिलता है तो इसमें क्या होता है, इसमें सभी को समानता दी जाती है, ठीक है। ये कि नहीं कि जो बड़ा आदमी है उसको पहले नौकरी मिल जाए और छोटा आदमी है उसको बाद में नौकरी मिले। तो क्या है, नौकरी यानी नियोजन में भी क्या है, समानता दर्शाया गया। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। इसके क्या अपवाद हैं, तो इसके अपवाद आ जाएंगे आपको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, ठीक है, पिछड़ा वर्ग इसके अंतर्गत आ जाते हैं। आप अनुसूचित जाति को एससी कह जाते हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट आप इसको शेड्यूल ट्राइब भी कहते हैं, और इसको आप ओबीसी वगैरह, ओबीसी, ठीक है, ओबीसी 2, एबीसी जो भी ईबीसी वगैरह सब क्या है, इसी में आ जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या है, लोक नियोजन में यानी नौकरी में सभी को बराबर छूट दी जाती है, लेकिन क्या है, बराबर समानता दी जाती है। लेकिन कुछ इसके अपवाद है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, ईबीसी, पिछड़ा वर्ग। देखिए पिछड़ा वर्ग के लिए क्या है, एक मंडल आयोग की व्यवस्था किया गया, ठीक है, जिसके तहत क्या है 27% इसकी आरक्षण दी जाती है। मंडल आयोग बीपी मंडल के अध्यक्षता में ये आया था, ठीक है, बीपी मंडल के अध्यक्षता में ये आया था। तो देखिए क्या है, आपको अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकार का परिभाषा पता चलता है। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकार में जो संशोधन होता है 368 के तहत होते हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता यानी कि कानून की नज़र में सभी क्या है, बराबर है। अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, स्थान पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन यानी नौकरी में सभी को समानता दी जाती है, लेकिन अपवाद में क्या है, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, ईबीसी यानी पिछड़ा वर्ग, ठीक है। अब हम समझते हैं अनुच्छेद 17, इसको मिटाते हैं हम लोग, आप लोग नोट करते चलिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे 17। तो 17 में वर्णित है अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। देखिए अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में वर्णित है अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। देखिए अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि आप किसी भी व्यक्ति से छुआछूत नहीं कर सकते। क्या है, कोई भी व्यक्ति से आप छुआछूत नहीं कर सकते। पहले क्या है, पुराने समय में क्या है, छुआछूत बहुत होता था, ठीक है, नीची कैटेगरी के व्यक्तियों को क्या है, कुएं पे जाने नहीं देता था, सार्वजनिक जगहों पे जाने नहीं देता था, स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाने देता था। तो क्या है, ये छुआछूत की भावना थी। तो उसी को क्या किया गया, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत की भावना को क्या है, अंत, ठीक है। ये क्या है, कानून की नज़र में क्या है, ये अपराध है, ठीक है। अब चलते हम लोग बात करते हैं 18, इसमें है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। देखिए आप उपाधियों का अंत किस प्रकार, उपाधियों का अंत में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति खुद से उपाधि नहीं ले सकता, ठीक है, कोई भी व्यक्ति क्या है, खुद से उपाधि नहीं ले सकता या दूसरे देश से भी उपाधि नहीं ले सकता। अगर दूसरे देश से उसको कोई उपाधि लेना रहता है तो क्या है, राष्ट्रपति के क्या है कहने पर या राष्ट्रपति के सलाह पर ही क्या है, वे अपना क्या है उपाधि ले सकते हैं। तो उपाधि जो है व्यक्ति को दो ही चीज़ में मिलता है, ठीक है। पहला तो हो गया आपको युद्ध यानी कि आप रक्षा के क्षेत्र में कह सकते हैं, पहला हो गया सेना के क्षेत्र में, युद्ध सेना के क्षेत्र में हो गया आपको, और दूसरा हो जाएगा विद्या, ठीक है, यानी विद्या के क्षेत्र में आपको पढ़ाई के क्षेत्र में क्या है आपको मिलेगा, एक सेना के क्षेत्र में, एक विद्या के क्षेत्र में। तो देखिए सेना के क्षेत्र में जो आपको उपाधि मिलती है, जैसे आप कह सकते हैं परमवीर चक्र, परमवीर चक्र,
ठीक है। परमवीर चक्र हो गया, महावीर चक्र आता है, महावीर चक्र, ये भी क्या है, एक तरह का क्या है, उपाधि है, इसी में आ जाता है वीर चक्र। तो ये किसके अंतर्गत मिलता है, ये सेना के अंतर्गत मिलता है। देखिए विद्या के अंतर्गत आप कह सकते हैं भारत रत्न आपको किसके अंतर्गत मिलता है, तो भारत जो रत्न है इसी के अंतर्गत आपको मिलता है, ठीक है। पद्म विभूषण आप कह सकते हैं इसको, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण है ना, पद्म भूषण, या आप कह सकते हैं पद्मश्री। ये सभी क्या है, आपको डॉक्टर का उपाधि भी दिया जाता है, सब क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में ही दिया जाता है, ठीक है। इसके सिवाय जो अलग क्या है, आप उपाधियों नहीं ले सकते हैं, यानी उपाधियों का क्या है, अंत किया गया है। सिर्फ क्या है, आपको सेना के क्षेत्र में और विद्या के क्षेत्र में गवर्नमेंट द्वारा आपको ये दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अनुच्छेद 19 के बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 19 में क्या है, चलिए अनुच्छेद 19 में क्या है, अनुच्छेद 19 में क्या है, इसमें भी क्या है, स्वतंत्रता है, यानी कि मूल संविधान में इसमें भी कितना प्रकार का स्वतंत्रता था, अनुच्छेद 19 हम लोग जानकारी ले रहे हैं, ठीक है। अनुच्छेद 19, तो देखिए अनुच्छेद 19 में क्या है, अनुच्छेद 19 में इसमें मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रयोग किया गया था। मूल संविधान में जिस प्रकार हम लोग समता के अधिकार में, ये मौलिक अधिकार में क्या था, आपको 7 प्रकार का मौलिक अधिकार था, अब क्या है 6 प्रकार हो गया। इसी प्रकार अनुच्छेद 19 में मूल संविधान में 7 प्रकार का स्वतंत्रता था, ठीक है, 7 प्रकार का स्वतंत्रता था। लेकिन अब क्या है, अब इसको भी 44वां संविधान संशोधन द्वारा, 44वां संविधान संशोधन जब 1978 में हुआ था, तो इसके द्वारा क्या हुआ, ये संपत्ति के अधिकार इसमें भी था, ठीक है। संपत्ति का जो छूट था इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। तो अब इसमें कितने बच रहे हैं, अब इसमें 6 बच रहे हैं, कितना मूल अधिकार, अब इसमें वर्तमान में 6 प्रकार के बच रहे हैं। तो देखिए पहला क्या है, आपको 19 के ए यानी कि ये कह सकते हैं, ठीक है। आप जब संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया तो ये 19 के एफ में था, कितना में था, 19 के एफ में। अब हम लोग बात करते हैं 19 के ए में। इसमें क्या है, इसमें बोलने की स्वतंत्रता थी, क्या थी इसमें, बोलने की स्वतंत्रता, आपको बोलने की स्वतंत्रता क्या है, इसमें आपको बोलने पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता था, ठीक है, आप बोल सकते थे, ठीक है। इसी में क्या है, इसी में क्या है, प्रेस का भी स्वतंत्रता इसी में दिया गया, ठीक है, प्रेस का स्वतंत्रता। तो प्रेस भी क्या करता है, एक प्रकार से वह भी बकता है, यानी कि बोलता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 के ए में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता। अब देखिए अनुच्छेद 19 के बी में क्या वर्णित है, तो अनुच्छेद 19 के बी में वर्णित है, अनुच्छेद 19 के बी में वर्णित है बोलने की सभा या शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, ठीक है। शांतिपूर्ण सभा करने का स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। देखिए आप इसमें क्या है, शांतिपूर्ण से आप कहीं भी सभा कर सकते हैं, ठीक है, युद्ध रूप से नहीं, यानी कि आप इसमें आप क्या है, इसमें हथियार ले जाकर क्या है, आप कहीं भी सभा नहीं कर सकते हैं, यानी आप कहीं भी शांति से बैठकर आप सभा कर सकते हैं। तो क्या है, शांतिपूर्ण सभा करने की आपको स्वतंत्रता दिया गया है। ये में आपको बोलने की स्वतंत्रता दिया गया है, इसी में क्या है, प्रेस का स्वतंत्रता है, ठीक है। आपको 19 के सी में क्या है, समूह या संघ बनाने का क्या है, समूह या संघ बना सकते हैं, संघ बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। क्या है, आप समूह या संघ बना सकते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या है, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, कितना, अनुच्छेद 19 से आपको 22 तक, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आपको 14 से 18 तक क्या है, समता का अधिकार दिया गया।
तो देखिए ये क्या है, आपको स्वतंत्रता है। तो देखिए 19 के क्या है, 19 में मूल संविधान में 7 प्रकार का स्वतंत्रता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन में संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया, जो 19 को एफ में था। तो अभी क्या है, 19 के ए में बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता, 19 के बी में शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, और 19 के सी में समूह संघ एवं बनाने का क्या है, स्वतंत्रता है। देखिए 19 के डी में क्या है, 19 के डी में आप भारत में कहीं भी क्या है, देश में, यानी कि भारत जो आपका देश है इसमें कहीं भी आप घूम सकते हैं, ठीक है। यानी कि देश में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी परिभ्रमण करने की स्वतंत्रता, ठीक है, परिभ्रमण करने की स्वतंत्रता, परिभ्रमण करने की क्या है, स्वतंत्रता, ठीक है। अब देखिए 19 के डी में देश में कहीं भी परिभ्रमण कर सकते हैं, कहीं भी क्या है आप निवास कर सकते हैं, ठीक है, कहीं भी आप क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। उसके बाद क्या है 19 के एफ, 19 के एफ तो यहाँ से सॉरी ई, ठीक है। तो क्या है 19 के डी में आप समझे कि देश में आप कहीं भी परिभ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, या भी किसी भी क्षेत्र में क्या है आप निवास कर सकते हैं। 19 के ई में क्या है, आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, ठीक है, आप कोई भी व्यापार या जीविका चला सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी दुकान का खोल सकते हैं, कोई भी जीविका चला सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, आपको 7 प्रकार के मूल संविधान में था 19 में, लेकिन क्या है आप 6 प्रकार के हैं, और जो 19 के एफ में संपत्ति का अधिकार था इसे क्या कर दिया, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे भी हटा दिया गया। तो देखिए अनुच्छेद 19 आप समझे होंगे, एक बार फिर से इसको देख लीजिए। 19 के ए में आप बोल सकते हैं, यानी बोलने की स्वतंत्रता दिया गया है। 19 के बी में आप शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं, ठीक है। 19 के सी में आप समूह बना सकते हैं। 19 के डी में देश में कहीं भी घूम सकते हैं या निवास कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 के ई में क्या है, आप व्यापार और कोई भी जीविका चला सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अनुच्छेद 20 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हम लोग हर एक अनुच्छेद के बारे में बारीकी से समझेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 20, देखिए अनुच्छेद 20 में क्या है, अभी देखिए हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ रहे हैं। 14 से 18 आपको हम बताएं कि समता का अधिकार है, 19 से लेकर 22 तक क्या है, अभी ये स्वतंत्रता का अधिकार है। तो 19 में आप 6 प्रकार की स्वतंत्रता पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग 20 में पढ़ेंगे। तो 20 में क्या है, जो व्यक्ति दोष सिद्ध हो गए, ठीक है, यानी कि दोषी पकड़ा गए हैं, दोष सिद्ध व्यक्तियों के लिए संरक्षण आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। क्या है, दोष सिद्ध व्यक्तियों के लिए आप इसका क्या कह सकते हैं, संरक्षण, ठीक है। देखिए इसमें 3 प्रकार की व्यक्तियों का संरक्षण के बारे में चर्चा किया गया। पहला इसमें क्या है, पहला अपराध के समय जो अपराध व्यक्ति जो किया, ठीक है, अपराध के समय जो भी कानून लागू था, ठीक है, या अपराध के समय जो कानून था उसी के तहत क्या है, उसे सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। एक अपराध के लिए क्या है, एक ही बार सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। और क्या है, स्वयं के विरोध गवाही देने के लिए क्या है, किसी के द्वारा प्रेस उस पर नहीं करना होगा। यानी क्या है, एक सजा के लिए, यानी एक अपराध के लिए क्या है, एक ही सजा का प्रावधान, एक अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान। आप अगर एक अपराध करते हैं तो आप उसके लिए आपको क्या है, एक ही प्रकार का आपको सजा दिया जा सकता है, ठीक है। दूसरा में क्या है, जिस समय अपराध किए हों उसी समय का सजा दिया जाना चाहिए, ना कि बाद या पहले बना हुआ कानून पर, ठीक है।
देखिए इसमें क्या है, एक अपराध के लिए तो एक ही सज़ा मिलना चाहिए, ये तो क्या है आप समझ गए होंगे। लेकिन ये क्या है, जिस समय यानी कि जिस समय वो अपराध किया है और उस समय जो कानून था उसी के तहत उसको सज़ा मिलना चाहिए, ना कि उसके पहले जो कठोर कानून था उसके तहत सज़ा दे दिया जाए, या फिर सज़ा किए आप पहले और क्या है बाद में जो कानून बना उसके तहत आपको क्या है सज़ा दिया जाए। तो नहीं, जिस समय वे अपराध करे उस समय जो कानून है उसी के तहत क्या है आप उसे सज़ा दे सकते हैं। और तीसरा में क्या है, तीसरा में क्या है, स्वयं के विरुद्ध गवाही। स्वयं के विरुद्ध गवाही, तीसरा में क्या है, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करना। ठीक है, बाध्य नहीं करना। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी व्यक्ति क्या है दोषी है तो क्या है उसका आप नहीं कर सकते हैं कि आपने विरुद्ध गवाही दीजिए, यानी कि आप अपने खुद को दोषी मानिए, तो इसके प्रति क्या है आप इस पर बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो क्या है आपको 20 में यानी कि दोष सिद्ध व्यक्तियों के लिए 3 प्रकार का संरक्षण दिया गया है। पहला, एक अपराध के लिए एक ही क्या है आपका सज़ा मिलना चाहिए, और जिस समय जो कानून है उसी के तहत का सज़ा मिलनी चाहिए, और स्वयं के विरुद्ध क्या है गवाही देने के लिए आप उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अनुच्छेद 21 के बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 21 में क्या है, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। ठीक है, अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें क्या है आपको प्राण कोई नहीं ले सकता। ठीक है, यानी आपको जीवन जीने के लिए, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आपको संविधान से क्या है आपको कानून बना हुआ मिलना है। ठीक है, यानी आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की पूरी छूट दी गई है। तो इसमें क्या है आप गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हैं। ठीक है, गरिमापूर्ण, आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दिया जाएगा, किसी के प्रकार का दबाव नहीं दिया जाएगा, यानी गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हैं। ठीक है, जीवन जीना, गरिमापूर्ण जीवन जीना। इसमें क्या है आप शिक्षा का अधिकार भी क्या है एक आपका जीवन में ये है, शिक्षा का पूर्ण अधिकार मिलेगा, शिक्षा का पूर्ण अधिकार, शिक्षा का पूर्ण अधिकार। आपको निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगा। ठीक है, निःशुल्क कानूनी सहायता इसी के अंतर्गत आपको मिलता है। ठीक है, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की सहायता है ना, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की एक प्रकार से आप क्या कह सकते हैं स्वतंत्रता मिलेगी। तो देखिए आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने दिया जाएगा, आपको शिक्षा का पूर्ण अधिकार दिया जाएगा, निःशुल्क कानूनी सहायता दिया जाएगा, ये सब की क्या है आपका स्वतंत्रता है। ठीक है, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की क्या है आपको पूर्ण स्वतंत्रता है कि हमको स्वस्थ, सरकार द्वारा क्या है स्वस्थ पर्यावरण हमको क्या किया जाए प्रोविड यानी कि आपको दिया जाए। ठीक है, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हैं, आप पर्यावरण की स्वतंत्रता पा सकते हैं। देखिए इसी के तहत क्या है आपको 2010 में, ठीक है अक्टूबर 2010 में एक अधिनियम आया, राष्ट्र हरित अधिनियम। क्या है, राष्ट्र हरित अधिनियम, इसको आप लोग नोट रखिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि, राष्ट्र हरित अधिनियम। तो किसके तहत आपको दिया जाता है, अनुच्छेद 21 यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आपको राष्ट्र हरित अधिनियम बनाया गया। इसके तहत क्या है पर्यावरण को सही ढंग से रखना क्या होगा संवैधानिक यानी सरकार या गवर्नमेंट का क्या है कर्तव्य होगा, और ये क्या है आपको दिया जाएगा। ये क्या है आपका मौलिक अधिकार है। कौन सा मौलिक अधिकार, तो प्राण एवं दैहिक का स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। देखिए ये जो राष्ट्र हरित अधिनियम है ये कहाँ, इसका जो पीठ है ये कहाँ है, यानी कि इसका जो ऑफिस है, इसका कार्यालय आप कह सकते हैं नई दिल्ली, इसको भी आप याद रखिए, नई दिल्ली में है। ठीक है, भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता में है, एवं कहाँ है चेन्नई में। ठीक है, क्या है चेन्नई में। ये क्या है नई दिल्ली, भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में क्या है
ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो राष्ट्र हरित अधिनियम बना, इसका क्या है, ऑफिस या पीठ इसका स्थापना किया गया है। देखिए 21 के काम में ही एक और आता है, 21 के काम में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या है, निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा। ये कब जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में। कब जोड़ा गया ये, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। तो देखिए अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 21 के क्या में क्या है, 6 से 14 वर्ष तक का बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, तो आज हम लोग 14 से यानी कि 12 से 21 तक का अनुच्छेद क्लियर किए, और अगले अनुच्छेद को हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें।